हेलो क्या हाल चाल है आप सभी के। और बिल्कुल कैसे हो सारे, एक बार आ जाओ एप्लीकेशन में। आ, एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि पहले जितने भी आप सभी के क्लासेस हुए थे वो सभी के सभी क्लासेस हटा दिए गए हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गया था, आप सब जानते हो मेरे बारे में, मैं बिल्कुल जेन्युइन बंदा हूँ, ठीक है। तो मैंने वो सारे क्लासेस क्लियर तरीके से हटा दिया है। जितने भी चैप्टर्स हैं मात्र उतना वीडियो मिलेगा और आपका पूरा सिलेबस खत्म। यानी आज जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हो लाडले, वो आज वन शॉट होने वाला है। एक वीडियो में पूरे चैप्टर खत्म। मुझे आप मात्र 2 महीना दो, मैं आपके पूरे सिलेबस खत्म करने की गारंटी देता हूँ। आप अदर बोर्ड का हो, ठीक है, बिहार बोर्ड का हो, झारखंड बोर्ड का हो। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक और चीज, कुछ बच्चे मैसेज करते हैं, कहते हैं सर मुझे क्लास अब स्टार्ट करनी है। तो अब आज ले आप स्टार्ट कर लीजिए, डेली आपको वीडियोस मिलेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। और जितना मिलता जा रहा है उतना करते जाइए, तैयारी करते जाइए, पीडीएफ आपको मिलता जाएगा, करते जाइएगा, है ना सीमा? चलिए बहुत बढ़िया, प्रवीण बोल रही है बहुत बढ़िया, है ना। तो अच्छे तरीके से करेंगे, आज वन शॉट करने वाले हैं। तो हमारा ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है और आपके मनीष भैया पहले चैप्टर को इतने अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। यानी हम मानव के बारे में और प्रकृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रकृति आप सबको पता है ना, हमारे अगल बगल जो भी चीज है आपका तो भगवान ने बना दिया। मतलब वो प्रकृति है जो हमारे जन्म से पहले का है, हमारे दादा परदादा के जन्म से पहले का है, जो प्रकृति ने, जो नेचर ने बनाया है और जो मनुष्य ने बनाया है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा जियोग्राफी के बारे में जानेंगे। मेरे लाडलू अच्छे तरीके से याद करते हुए चलेंगे, है ना, अच्छे तरीके से याद करते हुए चलेंगे। तो यह कह रहा है कि जियोग्राफी शब्द वास्तव में प्राचीन ग्रीक भाषा के, यानी ग्रीक भाषा के जियोग्राफिया से लिया गया है। कहोगे ठीक है, कहां से लिया गया है? तो जियोग्राफी के ग्रीक भाषा से लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना कि ग्रीक भाषा है जियोग्राफिया और जियोग्राफिया से लिया गया है, जिसका नाम है जियोग्राफी। यानी जियोग्राफी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये जियोग्राफिया से लिया गया है और जियोग्राफिया जो है वो है कौन सा भाषा है? ग्रीक भाषा है। कहोगे ठीक है। इसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफिया का अर्थ क्या होता है, या ग्राफोस का अर्थ क्या होता है? आप ग्राफोस भी कहो या ग्राफिया कहो, इन दोनों का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना। क्या होता है? लिखना या वर्णन करना। कहोगे ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या रहा, इस प्रकार भूगोल का अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना हो गया। यानी भूगोल का मतलब हो गया पृथ्वी के बारे में बताना या वर्णन करना। भूगोल शब्द का सबसे पहले उपयोग एक यूनानी विद्वान ने किया था। याद रखना, भूगोल शब्द का, भूगोल शब्द जैसे हम भूगोल बोल रहे हैं, हाँ भूगोल हम बोल रहे हैं, तो इसका सबसे पहले उच्चारण किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज ने किया था। किसने? इरेटोस्थनीज ने किया था, याद रख लीजिएगा, पहली बार, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपको यह भी याद हो गया होगा, ठीक है। और इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक यानी फादर ऑफ जियोग्राफी भी माना जाता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि जियोग्राफी के पिता कौन है, तो इरेटोस्थनीज है। कौन है? इरेटोस्थनीज है, एक यूनानी थे, ठीक है, यह एक यूनानी थे। कहोगे क्लियर है, इतना याद हो गया। दो दो बार बोलते जाओ, तीन तीन बार बोलते जाओ, ऐसे ये पीडीएफ आपके पास रहने वाला है, तो डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक यानी फादर माना जाता है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल है। आधुनिक भूगोल समझते हो? आजकल की जो भूगोल है, जैसे इंसान जो चाहे वो कर सकता है। पहले का इंसान प्रकृति पर निर्भर रहता था बाबू, प्रकृति जैसे मन वैसे इंसान को नचाती थी, वैसे वैसे करना पड़ता था इंसान को। गर्मी लगे तो पेड़ तो जाओ, पहाड़ तो जाओ, वन में जाओ, ठीक है, छाया के लिए पेड़ तो जाओ, ऐसे जाओ। लेकिन आजकल गर्मी लगे एसी चला लिया, कूलर चला लिया। तो जो मनुष्य है थोड़ा एडवांस हो गया है। तो आजकल का जो हमारा मानव भूगोल है उसके जनक फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। कहोगे इतना याद हो गया। यानी कि इरेटोस्थनीज हमारे भूगोल के जनक, जियोग्राफी के जनक। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि मानव भूगोल, केवल मानव भूगोल, प्रकृति भूगोल नहीं, मानव, तो केवल मानव भूगोल के बारे में किसने बताया? फ्रेडरिक रेटजेल ने बताया भाई। कहोगे ठीक है, याद हो गया सर, कितना बार बोलोगे। यहाँ कह रहा है कि हिकेटियस अपनी पुस्तक जस्ट प्रीडियस में पृथ्वी का विस्तार किया है। यानी हिकेटियस नाम का भी एक इंसान आया जिसने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था जस्ट प्रीडियस। अब जस्ट प्रीडियस के उसने मतलब उसके अंदर में पृथ्वी के बारे में बताया। पृथ्वी के बारे में, मानव के बारे में नहीं, पृथ्वी के बारे में। मानव के बारे में बताने वाला कौन था? फ्रेडरिक रेटजेल। लेकिन एक और आता है हिकेटियस, जिसने लिखा जस्ट प्रीडियस नाम की किताब में
पृथ्वी के बारे में। कहोगे हाँ सर समझ गया, याद हो गया हमें, है ना। अब हम क्या जानने वाले हैं, भूगोल के बारे में जानने वाले हैं बेटा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे थोड़ा अच्छे तरीके से, लाडलो मजा आ जाने वाला है। भूगोल क्या होता है, भूगोल सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, यानी ये जो भूगोल है वह सामाजिक विज्ञान का वह शाखा है जिसमें पृथ्वी के स्वरूप जैसे पहाड़, समुद्र, मैदान, नदी आदि और प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। यानी सिंपल भाषा में भूगोल वह विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम समुद्र के बारे में, पहाड़ के बारे में, नदी के बारे में, मैदान के बारे में अध्ययन करते हैं या उसके संसाधनों का अध्ययन करते हैं। कहोगे ठीक है। इसके साथ ही यह भी देखा जाता है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच किस प्रकार का संबंध है। ये मनुष्य हो गया, ये प्रकृति हो गई, ठीक है। कहोगे ठीक है, पेड़ पौधे हो गए इसमें मान लो, तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या है, क्या संबंध है, हमें कौन बताएगा, हमें जियोग्राफी बताएगा, यानी हमें भूगोल बताएगा बेटा, ठीक है। समझ में आ रहा है लाडलो, कहोगे हाँ जी सर। तो आपने वो देख लिया। एक छोटा सा टॉपिक आता है पठार, कभी कभी पूछ देता है, इसलिए हमने इसे ऐड करा है। वैसे तो आपको पता है कि सब पठार है, कहोगे हाँ जी सर ये पठार है, ठीक ना, हाँ ना। इसको इंग्लिश में प्लेट्यू कहते हैं, हिंदी में पठार कहते हैं। पठार वह ऊंचा और समतल यानी सपाट भूभाग होता है। भू मतलब जमीन का भाग होता है जो उठा हुआ रहता है, जैसा यहाँ देख रहे हो जमीन से उठा हुआ भाग है ये, कहोगे हाँ जी सर। एक भू भाग ही है, भू मतलब जमीन होता है, भूमि होता है, कहोगे हाँ हाँ इतना पता है, ठीक है। तो पठार वह ऊंचा और समतल है ना भूभाग होता है, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट इसको हटा दो। भूगोल वह अध्ययन है जिसमें हम पृथ्वी और मनुष्य के बीच संबंधों को समझते हैं। यानी भूगोल क्या है, एक पढ़ाई है, एक अध्ययन है जिसमें हम पृथ्वी के बारे में और मनुष्य के बारे में बाबू इन दोनों के संबंध के बारे में हम समझते हैं, है ना। तो भूगोल वह अध्ययन है जिसमें हम पृथ्वी और मनुष्यों के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं या पढ़ाई करते हैं, उसी को हम लोग भूगोल कहते हैं। ऐसे भी आपको दिया हुआ है। भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं, कौन कौन सी शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, ठीक है। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, आप कहोगे ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं एक्चुअल में टॉपिक पे। अभी तक जितने भी हम लोग कर रहे थे, है ना, हिकेटियस के बारे में जाना, ठीक है, हाँ। और मतलब देखो मानव भूगोल के जनक कौन है, भूगोल के जनक कौन है, ठीक है, अच्छे तरीके से याद रख लेना है, ठीक ना। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, सब पीडीएफ में मजा आ जाने वाला है, कहोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, भूगोल की दो शाखाएं होती है। अब यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो याद रखो यहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मतलब भूगोल का कितना शाखा, दो शाखाएं, है ना, एक भौतिक और एक मानव। सबसे पहले हम जानेंगे भौतिक भूगोल के बारे में, है ना, जिसे भौतिक भूगोल हो गया, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है, थोड़ा प्यार से समझने की कोशिश करते हैं, तो फिगर दिया हुआ है, वैसे आप समझ जाओगे लाडलो, ठीक है। सीमा समझ में आ रहा है ना, हाँ जी, प्रवीण, रोहित, राहुल, बहुत बढ़िया, ऋत्विक सर औसम लग रहे हो आज। अच्छा तू ऐसे ही करते जा बाबू लाइव क्लासेस के अंदर में, है ना, कमेंट ही करते जा तू, अच्छे लग रहे हो। अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, तुम मेरे को अच्छे लग रहे हो यार, कमेंट बॉक्स में नहीं लग रहे हो क्या मेरे को फैंटास्टिक लग रहे हो तुम तो बाबू। देखो इसमें धरती की वो चीजों के बारे में हम पढ़ाई करते हैं, चाहे धरती को चीजों के बारे में मतलब पढ़ी जाती है जो प्रकृति ने बनाई है। यानी भौतिक भूगोल क्या होता है, जिसमें प्रकृति के बारे में हम जानते हैं, प्रकृति ने जो जो चीज बना दिया वो हमारा भौतिक भूगोल हो गया। याद रखना दिमाग में, भौतिक भूगोल क्या, जो जो प्रकृति से बना है, ठीक है, जैसे पहाड़, नदियां, मिट्टी, जंगल, मौसम, महासागर, महाद्वीप, हवा, पानी आदि, ये सब बाबू किससे बने हैं, नेचर से, प्रकृति से। इसलिए किसी इसको क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, भौतिक भूगोल कहा जाएगा, ठीक है। दूसरा है मानव भूगोल, है ना, ये क्या होता है, इसमें वे चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं, मतलब चीजों पढ़ी जाती है जो इंसान ने बनाई है। अच्छा जी, इसमें वो चीजों के बारे में पढ़ाई करते हैं जिसको प्रकृति बनाया है, उसे भूगोल कहते हैं, भौतिक भूगोल। मानव भूगोल, इसने मानव ने खुद बना दिया भाई जो जो चीजों को, या जहाँ इंसान रहता है, जैसे गांव, शहर, मकान, सड़क, रेल लाइन, कारखाने, ये सब इंसानों ने बनाया है और इंसान यहाँ रहता भी है, खेती बाड़ी और बाजार, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट है जिसे हम लोग याद करेंगे बड़ा सुंदर तरीके से। मानव भूगोल का शुरुआत यानी उद्भव 18वीं शताब्दी से माना जाता है। पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, कौन शताब्दी से मानव का उद्भव हुआ, विकास हुआ, मानव ने अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया, अच्छे तरीके से घर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, इस तरीके से, तो 18वीं सदी से याद रख लेना, कहोगे ठीक है। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रिडजेल को, है ना, जो कि एक भूगोल वेता थे, इनको माना जाता है।
है ना। तो मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजेल को हमने ऊपर भी देखा था, कहोगे हाँ फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। जब जर्मनी, यह जर्मनी के व्यक्ति थे, सॉरी, है ना। ये जो फ्रेडरिक रेडजेल थे, जिन्हें मानव भूगोल का जनक माना जाता है। मानव भूगोल मतलब मानव ने जो जो चीज बनाया यार, तो उसके बारे में इन्होंने ही बताया कि मानव ऐसे ऐसे विकास अपने आप को कर रहा है, मानव ये चीजों का निर्माण कर रहा है, बना रहा है, ठीक है। तो ये जर्मनी के व्यक्ति थे, है ना, जिन्होंने सबसे पहले समझाया कि मनुष्य अपने आसपास की स्थिति को देखकर अपनी जिंदगी ढालता है। यानी कि यही फ्रेडरिक रेडजेल ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देखा लोगों को, फिर लोगों के बारे में किताब में लिखवाया, लिखना स्टार्ट करा और बताना शुरू किया, लोग ऐसे रहते हैं, घर बनाते हैं। अब हम लोगों को आगे क्या जानना है, अब हम लोगों को आगे क्या जानना है मेरे भाई, भूगोल की विशेषता, है ना। क्योंकि भूगोल की दो शाखाएं पढ़ ली, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल। कहोगे हाँ कभी नहीं भूलेंगे, अगर दे देगा वो 2 नंबर वाला में पूछ देता है। भूगोल की अगर विशेषता लिखने के लिए पूछेगा तो अगर मान लो भूगोल क्या है, भूगोल की शाखाएं किसे मतलब कितनी है और उसकी विशेषता क्या है, तो ऐसे सवाल करके दे देगा, तो आप बना लोगे, है ना। भूगोल मुख्य रूप से भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल यानी 2 भागों में क्या है, द्वैतवाद है, यानी कि बांटा हुआ है ना। ऐसे भी कह सकते हो। कहोगे हाँ सर अपना भाषा हम अपनाएंगे, हमें जहां तक पता है, तो अपना आइडिया खुद लगाना सीखो लाडले। तो कहोगे ठीक है सर, भूगोल है ना मुख्य रूप से 2 भागों में बटा हुआ है, सॉरी भौतिक और मानव भूगोल। इस तरीके से यह अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलनात्मक, है ना, अनुभव आधारित तथा व्यवहारिक विषय माना जाता है। अतः समाकलनात्मक क्या होता है, जोड़कर देखने वाला है, ठीक है, याद रख लेना, ये जोड़कर बताता है। मतलब कि समाकलनात्मक का मतलब हो गया बाबू जिसमें प्रकृति और भौतिक दोनों भूगोल आ जाता है। क्लियर है, तो इस तरीके से विशेषता है। अब यहाँ भूगोल समाकलनात्मक क्या होता है, यहाँ पर हमने लिखा है कि भूगोल प्रकृति और मनुष्य को एक साथ जोड़कर देखता है। प्रकृति और मनुष्य, कहोगे हाँ जी सर, तो ये पॉइंट इसी में लिख देना विशेषता के अंदर में, आप ये भी लिख सकते हो, है ना। भूगोल प्रकृति और मनुष्य को एक साथ जोड़कर देखता है। उदाहरण, नदियों के किनारे शहर बसते हैं क्योंकि वहां पानी और उपजाऊ जमीन होती है। तो नदी के किनारे शहर किस लिए बसता है बाबू, क्योंकि वहां पानी भी होता है और उपजाऊ जमीन भी होती है। तो ये सब आप लिख सकते हो विशेषताएं के अंदर में, है ना। ये भी लिख सकते हो कि यह व्यवहारिक होता है, सब विशेषता है। यह समाकलनात्मक होता है, पहला चीज, इसमें प्रकृति और मनुष्य को जोड़ के दिखाया जाता है, बताया जाता है, कहोगे ठीक है, या पढ़ाया जाता है, ऐसे लिख सकते हो। उसको दूसरा लिखोगे यह व्यवहारिक होता है, ठीक है। जैसे भूगोल का उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी में होता है, यानी हम लोग रोज अपनी जिंदगी को जी रहे हैं ना बाबू, तो हम लोग भौतिक भौतिक कह रहे हैं मतलब भूगोल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। किसान मौसम देखकर खेती करता है ना। जैसे मान लो मौसम देखना, तो मौसम किसका भाग है, भूगोल का, कहोगे हाँ जी सर, है ना। प्रौद्योगिकी लोग और पर्यावरण के बीच आपसी संबंध का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, कहोगे ठीक है। लोग पर्यावरण के बीच के आपसी संबंध को दिखाते हैं। उदाहरण में पहले लोग नदी के पास बसते थे क्योंकि पानी की जरूरत होती थी। ये सब विशेषता ही तो है, कहोगे हाँ जी सर, है ना। आज ट्यूबवेल और पाइपलाइन से पानी कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। पहले गर्म इलाके में रहना मुश्किल था, अब गर्म इलाके में रहना आसान हो गया है। तो इस तरीके से हम पॉइंट बना के 2-3 को लिखना है, मैंने ढेर यहाँ पर बता दिया है। वैसे मैं क्वेश्चन आंसर करा दूंगा तो वहां पर करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। बस आपको चैप्टर समझना है भाई, ठीक है, हर चीज को। कहोगे समझ में आ गया। आज एसी और कूलर से यह संभव हो गया है। पहले के लोग गर्म में मतलब पहले का लोग गर्म में नहीं रह पाते थे, आज का लोग रह लेते हैं क्योंकि एसी और कूलर का यहाँ, है ना, क्या है, संभव हो गया है। कहोगे हाँ जी सर, यानी तकनीक तय करती है कि इंसान प्रकृति के साथ कैसे तालमेल बैठाएगा। यानी कि यहाँ पर तकनीक, तकनीक का मतलब अरे भाई तुम्हारे पास क्या टेक्निक है जो इंसान और प्रकृति के साथ तुम कैसे तालमेल बैठा रहे हो, ठीक है। पहले लोग रेगिस्तान में खेती करते थे, तो पहले रेगिस्तान में खेती करना मुश्किल था, पहाड़ों में यात्रा कठिन था, बहुत ठंड में रहना भी मुश्किल था। लेकिन अब ड्रिप सिंचाई से रेगिस्तान में भी खेती हो जाती है। पहाड़ों में यात्रा करना अब कठिन नहीं है क्योंकि गाड़ी मोटर चलने लगे हैं, रोड बन गए हैं। बहुत ठंड में रहना मुश्किल था, लेकिन आजकल लोग ठंड में भी रह लेते हैं, ठीक है हाँ जी। उस तरीके से सारी चीजें हैं। 2-3 को पॉइंट आपको लिखना है, ज्यादा मत लिखना, ठीक है। अब हम जानने वाले हैं मानव भूगोल की प्रकृति। अभी तक हम लोगों ने मानव भूगोल के बारे में समझा है कि जो मानव लोग बनाते हैं वो मानव भूगोल होता है, लेकिन अब हमें जानना है मानव भूगोल की प्रकृति, कहोगे ठीक है। तो इसके अंदर मानव भूगोल का प्रतिकरण देखेंगे हम लोग। जैसे जब आदमी के पास कोई मशीन या साधन नहीं थे, तब वह पूरी तरीके से प्रकृति के अनुसार जीता था। यानी मनुष्य के पास कुछ भी नहीं था तो प्रकृति के अनुसार अपने जिंदगी यापन करते। जैसे आदि मानव, पहले इंसान जंगलों में रहते थे, यानी पहले आदि मानव ही इंसान थे जो जंगल में रहते थे। बारिश गर्मी ठंड जैसी चीजों से डरते थे,
सूरज, नदी, पहाड़ों की पूजा करते थे क्योंकि वे समझते थे कि यही उनके जीवन के आधार हैं। तो आपने देख लिया कि पहले के लोग पूरे तरीके से किस पे डिपेंड थे? नेचर पे, प्रकृति पे। कहोगे हाँ जी सर, तो इस तरीके से आपको पता लग गया। तो ये आपने देख लिया मानव का, है ना, प्राकृतिकरण। कहोगे ठीक, यानी मानव प्रकृति से जुड़ा हुआ था, ये चीज देख लिया। दूसरा, प्रकृति का मानवीकरण। ये क्या होता है? जैसे जैसे आदमी ने औजार, मशीन और विज्ञान की तरक्की कर ली, यानी इंसानों ने मशीन बनाया, कहोगे हाँ जी सर, औजार बनाया, अपने विज्ञान को विकास दिलाया, है ना, उसने धरती पर अपनी सुविधा के अनुसार काम, है ना, करवाना शुरू कर दिया, यानी दूसरों से भी काम करवाना शुरू कर दिया, खुद करना शुरू कर दिया। जो भी उसको आसान लगने लगा वैसा इंसान ने करना शुरू कर दिया। जैसे गर्मी लगी तो एसी और कूलर चलाने लगे, है ना, ऐसा बनाए तभी तो अपने अनुसार। कहोगे हाँ जी सर, पहाड़ काट कर सड़कें बना दी और नदी पर बांध बना दिए, यानी कि इंसानों ने अपने आप को विकसित कर लिया, विकास की स्तर पर लाके खड़ा कर दिया। तो ये क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझ जाना, है ना, कि इंसान ने जैसे जैसे विकास करना शुरू कर दिया वैसे सब चीज को बदलना स्टार्ट कर दिया। तो ये थी प्रकृति का मानवीकरण। अच्छा, मानव भूगोल की दो बड़ी विचारधाराएं अगर पूछ दे तो क्या कहोगे? मानव भूगोल के बारे में अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, कहोगे हाँ हाँ। अब हम देखेंगे थोड़ा मानव भूगोल की दो बड़ी विचारधाराएं। अभी तक हम क्या देख रहे थे? ये सब भूलने वाली चीज नहीं है भाई, देख लो, दिखाता हूं मैं पूरे मानव का मतलब मानव भूगोल की, है ना, हम देख लेते हैं प्रकृति से जुड़ा हो। कहोगे हाँ सर, मानव भूगोल के बारे में अभी तक हम पढ़ रहे थे, क्लियर है? तो दो चीजें हम लोगों ने देखी थी। अब हमारे पास आ चुका है सेम वही चीज, है ना। अब हमें विचारधारा पूछ दिया कि मानव भूगोल की दो विचारधाराएं कौन कौन सी थी। तो आप कहोगे सर, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववादी विचारधारा, ये दो थी। सबसे पहले पर्यावरणीय निश्चयवाद को समझते हैं कि एक्चुअली में यह है क्या। ठीक है बाबू, तो यह विचारधारा कहती है कि प्रकृति ही इंसान की जिंदगी और काम काज को तय करती है। यानी यह विचारधारा कहती है कि प्रकृति ही इंसान की जिंदगी को तय करती है, उसके काम काज को तय करती है। यानी प्रकृति जैसे जैसे कहती है वैसे वैसे इंसान कहता है, सिंपल भाषा में। समझ में आ गया? तो पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है? इंसान पर्यावरण के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग, है ना, प्रकृति के अकॉर्डिंग अपने काम काज को देखता था, है ना, और करता था। मतलब इंसान प्रकृति के अनुसार ही जीता है, वह उसे बदल नहीं सकता है। इंसान चाहे कुछ भी कर ले, धरती, मौसम, जमीन, नदी आदि जैसा तय करेगी वैसा ही इंसान हो जाएगा। इंसान प्रकृति का गुलाम है, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो ये पर्यावरण निश्चयवाद कहता है कि इंसान प्रकृति का गुलाम है, यानी प्रकृति जैसा जैसा कहेगी वैसा वैसा इंसान करेगा। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। इसके समर्थक कौन थे? एलन सी सैंपल, यानी कि इन्होंने कहा, एलन सी सैंपल ने कहा कि जैसे जैसे प्रकृति कहेगी वैसा वैसा इंसान करता जाएगा। तो समर्थक बने पर्यावरणीय निश्चयवाद के, है ना। रेटजेल भी पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक थे, यानी रेटजेल भी कहते थे कि हाँ, पर्यावरण जैसा जैसा कह रहा है, प्रकृति जैसा जैसा करा रही है, इंसान वैसा वैसा करेगा। तो ये रेटजेल भी करा करते थे, क्योंकि यही तो थे जियोग्राफी के जनक। कहोगे हाँ सर, प्रकृति भूगोल के जनक यही तो हैं। रेटजेल ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। और फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या छात्रा का नाम था कुमारी एलन सैंपल, याद रख लेना, ठीक है। एलन, है ना, तो क्या नाम था? एलन सैंपल। कहोगे ठीक है सर, तो याद रख लेना। ये जो रेटजेल है ये तो हेली है, कहोगे हाँ, जनक थे, लेकिन समर्थक कौन था? मतलब पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक थे एलन सी सैंपल। किसकी शिष्या? फ्रेडरिक रेटजेल के। तो छोटी छोटी चीजें जो आपको याद करनी है, सब ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, आ जाएगा कि रेटजेल की कौन सी किताब है, तो एंथ्रोपोजियोग्राफी। कहोगे ठीक है। अब दूसरा मानव भूगोल का जो दूसरा विचारधारा था वो था संभववादी। पर्यावरणीय आपने समझ लिया, जिसपे इंसान डिपेंड रहता है पर्यावरण पे, बस सिंपल। इस विचारधारा में कहा गया कि इंसान अपने दिमाग, मेहनत और मशीन की मदद से धरती और प्रकृति को अपने काम के अनुसार बदल सकता है। यानी कि पर्यावरण में आपने देखा था कि पर्यावरण जो चाहे वो इंसान से करा सकता है, लेकिन इस संभववादी निश्चयवाद कहता है कि मनुष्य जो चाहे, जो करना चाहे, उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। अच्छा, प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता? नहीं करता। देखो, इस विचारधारा में कहा गया कि इंसान अपने दिमाग से, अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा, मेहनत करेगा, मशीनों की मदद से क्या करेगा? धरती और प्रकृति के अपने कामों के अनुसार बदल सकता है ना। यानी कि प्रकृति को भी अपने कामों के आधार पर वो बदलते रहता है। मतलब धरती ने संसाधन दिए हैं, लेकिन इंसान उन्हें अपने उपयोग के अनुसार बना लेता है। यानी धरती ने साधन दे दिए, चलो ठीक है, लेकिन मनुष्य अपने, है ना, यूज के आधार पे, काम के आधार पे अपना लेता है, उसे बना लेता है। इंसान प्रकृति का मालिक बन सकता है। इंसान, आजकल का इंसान प्रकृति का भी मालिक बन सकता है भाई,
ठीक है, रेगिस्तान में पानी नहीं था लेकिन इंसान ने नहरें बनाकर वहां खेती संभव कर दी। पहले ऐसा संभव नहीं था। कहोगे हाँ सर, अब समझ रहे हैं कि संभववादी निश्चयवाद क्या है ये। ठीक है, यह विचारधारा निश्चयवाद विचारधारा को पूरे तरीके से अस्वीकार यानी नकार देता है। यानी यह जो विचारधारा है, ठीक है ना, मानवीकरण, वो निश्चयवाद विचारधारा यानी पर्यावरणीय विचारधारा को नकार देता है पूरे तरीके से, कि हम लोग प्रकृति पर डिपेंड नहीं है। मनुष्य कहता है ना ना, हम लोग खुद से सब कर सकते हैं। संभववाद की विचारधारा में मानव यानी इंसान को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इंसान जो चाहे वो कर रहा है भाई संभववादी में। कहोगे हाँ जी सर, यह विचारधारा निश्चयवाद विचारधारा को पूरे तरीके से अस्वीकार यानी नकार दे रहा है। तो वही सेम लाइन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। प्रतिपादन की अगर बात करोगे यानी कि इसके समर्थक कौन थे, तो लुयन, है ना, कौन थे, सॉरी लुसियन फेब्रे। कौन थे, लुसियन फेब्रे। याद होते जा रहा है, बहुत बढ़िया। बस टॉपिक बनाना, क्या क्या आपको पढ़ना है वो सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो प्रतिपादन यानी कि इसके जो समर्थक थे वो थे लुइसन फेब्रे। संभववाद की विचारधारा का सबसे पहले प्रस्तुत फ्रांसीसी इतिहासकार लुशियन फेब्रे ने किया था। यानी एक बहुत बड़े समर्थक थे कि हाँ हाँ, इंसान जो चाहे वो कर सकता है, प्रकृति पर निर्भर नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में सन 1925 में इसे बताया था। यानी 1925 में इन्होंने इस चीज को कंफर्म कर दिया था कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, अपने दिमाग की मदद से, अपने मशीन की मदद से, अपने काम की मदद से। संभववादी विचारधारा प्रकृति के मानवीकरण से जुड़ी हुई है। तो प्रकृति के मानवीकरण से जुड़ी हुई है, याद रख लेना, छोटा सा ऑब्जेक्टिव रहेगा। कहोगे ठीक है। और इसमें तीसरा है नव निश्चयवाद, है ना, ये भी एक विचारधारा है। तो नव निश्चयवाद भी देख लेते हैं क्या है ना। इसको रुको और जाओ सिद्धांत भी कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपके रुको और जाओ सिद्धांत करके दे देगा, तो ध्यान से आपको ये याद रखना है। ठीक है, नव निश्चयवाद क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। जो ऊपर हम लोगों ने दो पढ़ा ना, पर्यावरणीय और संभववाद, ठीक है, तो उन दोनों के बीच की ये, है ना, विचारधारा है, याद रख लेना, जिसको नव निश्चयवाद नाम दिया गया है। कहोगे ठीक है। तो नव निश्चयवाद भूगोल में निश्चयवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा है। कहोगे हाँ, हम समझ गए। इसका अनुसार ना तो मानव पूरे तरीके से प्रकृति का गुलाम यानी कि निर्भर है, यानी मनुष्य पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर नहीं है। याद रख लेना, पूरी तरीके से 100% प्रकृति पे आजकल के मनुष्य निर्भर नहीं है, डिपेंड नहीं है। कहोगे हाँ, इतना समझ गए। और ना ही वह प्रकृति पर पूरे तरीके से नियंत्रण यानी काबू कर सकते हैं। यानी एक मनुष्य हो गया, ये पेड़ पौधे मान लो, नली, है ना, इस सब पे, नली कह रहा हूँ मतलब नदी वगैरह, इस सब पे पूरे तरीके से 100% डिपेंड नहीं है, और ना ही इसको 100% काबू कर सकता है यानी नियंत्रण कर सकता है। यानी कहीं ना कहीं मनुष्य भूगोल से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। कहोगे हाँ, उसको संसाधन मिला है, उसका उपयोग ये करता है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा, है ना। मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए उस पर काम कर सकता है। यानी मनुष्य प्रकृति के नियम का पालन तो करता है और उस पर ये काम भी कर सकता है। जहां प्रकृति जाने जाने यानी कि गो की इजाजत देती है, यानी कि प्रकृति कहती मनुष्य को तुम जाओ, ठीक है, तो वहां मानव विकास कर सकता है। ठीक है, और जहां प्रकृति रुको कहती है, संकेत देती है, मतलब प्रकृति रुकने के लिए, तो वहां उसे रुकना पड़ता है। प्रकृति संकेत का मतलब हम घर बना रहे हैं, अंधड़ तूफान आ गया, यानी प्रकृति ने संदेश दिया रुक जाओ, ऐसा। और प्रकृति एकदम मस्त मौसम बना दी, हम घर बना रहे हैं, यानी प्रकृति चाहती है कि तुम आगे बढ़ो, तुम अपना विकास करो, तुम घर बनाओ, सड़क बनाओ, तो उस तरीके से क्या कह रही है, जाओ काम करो। तो ऐसे रुको और जाओ, इस तरीके से सिद्धांत काम करता है। उदाहरण, आदि मानव खेती नहीं जानता था, इसलिए वह भूखा रहता था। यानी जो आदि मानव थे वो खेती करना नहीं जानते थे बाबू, इसलिए वो भूखे रह जाते थे। समय के साथ उसने रासायनिक खाद यानी कि केमिकल खाद का उपयोग, है ना, कर अधिक गहन खेती करना सीख लिया। यानी मनुष्य खेती करना जब सीखा बाद में, तो अलग तरीके से केमिकल का इस्तेमाल करने लगा, यानी कि रासायनिक खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल करने लगा, जिससे वो अधिक खेती करने लगा। ठीक है, लेकिन इससे पर्यावरण खराब होने लगा। इससे हमारा जो पर्यावरण है, जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो कहीं ना कहीं खराब होने लगी, क्योंकि बहुत ज्यादा जहर का छिड़काव होने लगा। ठीक है, समाधान इसका क्या निकला, जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो प्रकृति के नियमों के अनुसार होती है। तो इसका समाधान ये निकला। ठीक है, यानी मनुष्य तेजी तेजी में क्या किया कि दवा उवा का छिड़काव करके और अच्छी खेती करना शुरू कर दिया, जल्दी उगाने के चक्कर में, लेकिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो गया। तो इसका समाधान ये निकला कि भैया जैविक खेती करो तुम लोग, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, जिसमें जहर उहर ना मिलाओ, है ना, अपना खाद्य पदार्थ घर वाला गोबर गैस ये सब का इस्तेमाल करो। अर्थात
नव निश्चयवाद यह मानता है कि इंसान को प्रकृति की सीमा में रहकर ही विकास करना चाहिए। यानी कि अभी नव निश्चयवाद हम लोग देख रहे थे, ये क्या कहता है, बीच वाला है। तुम प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपने काम को करो, ठीक है, ज्यादा एडवांस मत बनो। तो नव निश्चयवाद का ये मानना था इंसान को प्रकृति के सीमा यानी मर्यादा में रहकर ही विकास करना चाहिए प्रकृति के अनुसार, है ना। यह विचारधारा कहती है न दास बनो न मालिक, समझदारी से आगे बढ़ो। तुम मालिक भी नहीं बनो, तुम दास भी नहीं बनो, तुम आराम से अपना काम करते जाओ, ठीक है। यहाँ पर मुख्य बिंदु भी है, अगर आप चाहो तो इसको देख के थोड़ा मोड़ा याद कर सकते हो। प्रतिपादक कौन थे, ग्रिफिथ टेलर, किसके, इसी के नव निश्चयवाद के, है ना। तो प्रतिपादक थे कौन, ग्रिफिथ टेलर, अमेरिकी भूगोलवेता थे, यानी अमेरिका के थे। इनका पुस्तक था जियोग्राफी इन 12th सेंचुरी, है ना, यानी 20वीं शताब्दी वाला, ठीक है। टेलर ने कहा था मानव किसी देश के विकास की गति को तेज कर सकता है, धीमा भी कर सकता है और रोक भी सकता है, पर वह प्रकृति द्वारा बताई गई दिशा से नहीं हट सकता है। यानी कि इन्होंने कहा, है ना, क्या, ग्रिफिथ टेलर ने कहा, जो कि अमेरिका के थे, ये नव निश्चयवाद के समर्थक थे, ठीक है। समझ रहे हो ना, कहोगे हाँ सर सबके एक समर्थक आए थे, तो ये भी एक समर्थक थे। और इन्होंने कहा कि सुनो, तुम, है ना, जो मनो कर लो, लेकिन तुम प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, है ना। मनुष्य चाहेगा ना तो किसी के विकास को धीमा भी कर सकता है, तेज भी कर सकता है और सफर रोक भी सकता है, लेकिन प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए उसे, है ना, हट नहीं सकता, याद रख लेना। तो मनुष्य हमेशा प्रकृति के नियम के अनुसार ही चलता है बाबू। अब हम लोगों ने सब चीज देख लिया प्रकृति के बारे में, अब मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग, मतलब मान लो जो भी हम लोग पढ़ रहे थे अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं मानव भूगोल का। कहोगे हाँ जी सर, तो देखो, रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। कहोगे ठीक है, मानव भूगोल और मानव समाज और धरातल के बीच के संबंध के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, रेड जेल ने कहा था। धरातल का मतलब होता है पहाड़, मैदान, नदी, जंगल और रेगिस्तान। यानी कि हम लोग मानव भूगोल जो मानव ने बनाया है, मानव समाज जो हाँ मानव रह रहा है, और धरातल यानी पहाड़, नदी, मैदान, जंगल, रेगिस्तान, इन सब के बीच में जो भी संबंध है, यानी सिंपल भाषा में कहे तो जो मानव के बीच में और ये पहाड़, मैदान, नदी, जंगल, इन सब के बीच में जो संबंध है, उसी का अध्ययन हमें करना है भूगोल के अंदर में, मानव भूगोल के अंदर में। कहोगे हाँ जी सर, ये रेड जेल ने कहा था। मानव समाज का मतलब क्या हो गया, लोग, उनकी बस्तियां, खेती, शहर, संस्कृति, ये मैंने आपको समझा दिया कि जहाँ मनुष्य रहता है, जो करता है। कहोगे हाँ जी, हाँ ना। मानव भूगोल यह देखता है कि धरती की बनावट यानी आकार प्रकार इंसानों के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। तो ये कौन बताता है, मानव भूगोल ही बताता है, यानी मानव भूगोल ही देखता है कि एक इंसान कैसे रहता है, कैसे घर बनाता है, कैसे अपना जीवन यापन करता है। तो ये सब मानव भूगोल में आता है। कहोगे इतना तो हमें पता है। आगे हम एक और चीज जानना है, एलएनसी सैंपल के अनुसार थोड़ी सी चीजें पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या कहा था मानव भूगोल के बारे में, तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन कराता है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, कहोगे हाँ, पृथ्वी घूमती रहती है तो अस्थिर है, स्थिर नहीं, अस्थिर है। कहोगे हाँ, यानी मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, यानी कि जो मनुष्य काम करते रहते हैं, पृथ्वी घूमती रहती है, मनुष्य काम करते रहते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो परिवर्तनशील संबंध है, जो मतलब संबंध बदलते रहते हैं, उसके बारे में जो अध्ययन हमें करा है वो मानव भूगोल है। किसके अनुसार, एससी सैंपल के अनुसार, क्योंकि 2-3 लाए थे, लेकिन उतना आपको दिमाग में नहीं रखना है बाबू, छोटा टॉपिक याद रखना है, चैप्टर फर्स्ट है, सारा क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आ जाता है, मतलब जो मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा वहीं से सारे क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, वो एक बेसिक सा फंडा है, तुम्हें भी इतना पता है, ठीक है। धरती स्थिर नहीं है, यानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, आपको भी पता है धरती घूमती रहती है। भूकंप आता है, मौसम बदलता है, नदियां रास्ता बदलती है, जंगल कटते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से धरती स्थिर नहीं है। इंसान भी स्थिर नहीं है, यानी कि इंसान भी रुका हुआ नहीं है, वह खेती करता है, शहर बसाता है, सड़कें बनाता है, उद्योग, है ना, लगाता है, यानी कि बिजनेस व्यापार वगैरह करता है। जब दोनों लगातार बदलते रहते हैं तो उनका रिश्ता भी बदलता रहता है। तो वही कह रहा है कि मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, यानी इन दोनों के बीच के संबंध के बारे में, जो बदलता हुआ संबंध होता है, जो परिवर्तनशील संबंध होता है, तो बाबू उसके बारे में हमें बताता है। तो मानव भूगोल ही बताता है। ये किसने कहा, एलएनसी सैंपल ने। तो आपने कहा हाँ सर, एलएनसी सैंपल ने क्या कहा कि मानव और पृथ्वी दोनों अपने आप को बदलते रहते हैं, तो दोनों का संबंध भी बदलते रहता है, सिंपल। और इन्हीं बदलते संबंधों को समझाना ही मानव भूगोल है, यानी कि इन दोनों के संबंध जो बदलते रहते हैं, है ना, वही मानव भूगोल है। अच्छा, आगे और भी है, क्या है सर, थोड़ा सा देख लो। आगे हम जानेंगे पॉल विडाल डिला बलास के अनुसार। ये कोई जरूरी नहीं है
बस एक दे दिया था तो मैंने आपको डेप्थ में समझाने के लिए लिया है। ये सब आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको मानव भूगोल, प्रकृति भूगोल क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी विचारधाराएं क्या है, बस आपको इतना ही पढ़ लेना है, याद रख लेना, ठीक है। तो ये ज्यादा नहीं आपको देखना है। वैसे मानव भूगोल वह ज्ञान है जो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस नियम पर रहने वाले जीवों के बीच संबंध को समझने में मदद करता है या बताता है। पृथ्वी पर कुछ प्राकृतिक नियम चलते हैं, जैसे मौसम बदलना, वर्षा होना, तापमान अलग अलग होना। दूसरी तरफ इंसान जो उन्हीं परिस्थितियों में रहकर अपना जीवन ढालता है, यानी मानव भूगोल इन दोनों के बीच संबंध को समझाने का एक विषय है। तो सेम तो वही है कि मौसम बदलता रहता है और मौसम के अनुसार इंसान अपने आप की स्थिति को बदलते रहता है, अपने आप को ढाल लेता है। तो ये पॉल विडाल है ना, डीला बलास ने कहा था कि जैसे जैसे पृथ्वी है ना, जैसे मान लो हो गई, ठीक है, जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे इंसान भी बदलता है। सिंपल, तो उतना ज्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी नहीं आता है। मैं जितना कहते जाऊंगा उतना तुम करते जाओ, तुम टॉपर बन जाओगे, क्योंकि तुमने देखा है कितने सारे टॉपर्स आए हैं। हमारे ऐप में भी आपको आवर टॉपर करके है ना कोना में मिल जाएगा, आपको देख सकते हो एक विकल्प में, है ना। तो उस तरीके से आपको भी पता है। मानव भूगोल की नवीन विचारधारा, यानी कि मानव भूगोल के नए नए विचारधारा के बारे में हम जानेंगे। अच्छा, सबसे पहले कल्याण है ना परख विचारधारा। ये क्या होता है भाई? यह विचारधारा कहती है कि भूगोल का असली मकसद समाज में लोगों का भला करना है। अच्छा जी, यानी कल्याण का मतलब ही भला हो गया। अच्छा, तो कल्याण परक इसलिए नाम है क्या? चलो कोई नहीं, कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, अच्छा है। तो कल्याण परक विचारधारा क्या होता है? यह विचारधारा कहती है कि भूगोल का असली मकसद समाज में लोगों का भला करना है। अच्छा सर, ऐसी बात है। इसमें गरीबी कम करना, सबको इलाज और शिक्षा देना और अच्छा जीवन और पर्यावरण बनाए रखना सबसे जरूरी माना जाता है। यह विचारधारा सामाजिक प्रगति से जुड़ी हुई है, यानी कि समाज के विकास से जुड़ी हुई है। तो कल्याण परक सॉरी, ये जो विचारधारा है ये क्या करती है? मनुष्यों को मदद करती है, मनुष्य को आगे बढ़ाने में मदद करती है, ठीक है, उनको मतलब भला बनाने में मदद करती है, उनके कामों में, ठीक है, उनके इलाज में, उनकी शिक्षा में। तो समझ गए हो तुम, छोटा सा चीज था, कहोगे हाँ जी सर। दूसरा चीज है मानवतावादी। अच्छा, मानवता, कोई कहता ना कि मानवता ना है क्या, ह्यूमैनिटी ना है क्या? अच्छा, इसे समझते हैं। पहाड़, नदी और मौसम का अध्ययन नहीं है, ठीक है। भूगोल केवल पहाड़, नदी, मौसम का अध्ययन नहीं है, यानी भूगोल हमें केवल पहाड़ों के बारे में, नदियों के बारे में और जो मौसम बदल रहा है केवल इसके बारे में नहीं बताता, बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य किसी स्थान को कैसे सोचता है, महसूस करता है और अनुभव करता है, ठीक है। यानी मनुष्य भी भाई सोचता है ना, कोई जगह को लेकर, है ना, यहाँ से महसूस भी करता है, अनुभव भी करता है, ठीक है, सोचता भी है। तो ये मानवतावादी विचारधारा हो गई, यानी मानव में क्या क्या विचार आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखोगे, अपना घर हमें खास लगता है, इस पे इंसान सोचता है, कहोगे हाँ सर। विचार करता है, हाँ सर, ठीक है। पर दूसरे के लिए वह सिर्फ एक मकान होता है। जैसे अगर हम घर बनाएंगे सींच के, ठीक है, तो ये मानवतावादी परक में आ जाएगा। मतलब मेरे लिए घर सब कुछ है, लेकिन दूसरों के लिए क्या है? मात्र एक घर है, ठीक है, उस तरीके से। उदाहरण, किसी के लिए आस्था का केंद्र होता है ना, भक्ति का केंद्र होता है, तो किसी के लिए घूमने या पर्यटक की जगह होती है, कोई मान लो दूसरी जगह है। निष्कर्ष क्या है कि मानवतावादी विचारधारा भूगोल को मनुष्य की भावनाओं, सोच और अनुभव से जोड़कर समझती है। तो क्लियर है बाबू, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा है ना, तीसरा क्या है बाबू? अमूलवादी। ये क्या होता है? अमूलवादी विचारधारा। अमूलवादी विचारधारा भूगोल को समाज में मौजूद असमानता यानी अंतर और अन्याय को समझने के लिए इस्तेमाल करती है। यानी अमूलवादी क्या है? अमूलवादी विचारधारा क्या है? जैसे कोई इंसान बहुत अच्छा, कोई इंसान बहुत बुरा, किसी के साथ बहुत बुरा किया जा रहा है, किसी के साथ बहुत अच्छा किया जा रहा है। यानी कि जो असमानता है, कोई इंसान अच्छा हो, कोई बुरा, कोई इंसान का घर बड़ा है, किसी का छोटा, कोई अच्छी जगह रह रहा है, कोई खराब जगह। तो ये सभी भूगोल हमें बताता है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी हमें भूगोल सिखाता है। उदाहरण के लिए, बड़े शहर में एक तरफ ऊंची इमारतें और दूसरी तरफ झुकी यानी गरीब बस्ती होती है। कुछ राज्यों में उद्योग ज्यादा होते हैं, बिजनेस ज्यादा होते हैं, तो कुछ बेरोजगारी ज्यादा होती है, कहीं बेरोजगारी ज्यादा होती है। यह विचारधारा इस अंतर को समझने और उन्हें बदलने की बात कहती है। यानी कि अमूलवादी विचारधारा क्या है? वो बड़े और छोटों में जो अंतर होता है, अमीर गरीब में जो अंतर होता है, जो असमानताएं होती हैं, उसके बारे में हमें बताता है। यह मार्क्सवादी विचारधारा पे आधारित है, बस याद रख लेना। पुदय का अमूलवादी विचारधारा किस विचारधारा पे भैया मतलब आश्रित है, आधारित है? तो कहोगे मार्क्सवादी,
है ना। हाँ, तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा भाई अमूलवादी क्या करता है। चौथा है व्यवहारवादी। अब ये व्यवहारवादी विचारधारा क्या होती है मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो सब चीज, ठीक है। कैसे कैसे हम लोगों ने पढ़ा है, पीडीएफ डल जाएगा तो भाई क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले क्या पढ़ा, फिर उसके बाद क्या पढ़ा, फिर उसके बाद क्या पढ़ा, तो सब चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। कहोगे ठीक है सर। व्यवहारवादी विचारधारा क्या है भाई, इस विचारधारा में यह समझा जाता है कि लोग किसी स्थान या परिस्थिति में कैसे सोचते हैं, यानी कौन जगह पे आप हो या आपके पास कैसी सिचुएशन है, कैसी परिस्थिति है और आप कैसे सोच रहे हो, ये व्यवहारवादी विचारधारा आपको बताती है। और उसी सोच के आधार पर कैसे निर्णय आप लेते हो, यानी आपके पास कैसी सिचुएशन चल रही है, आप क्या सोच रहे हो, ये आपको व्यवहारवादी विचारधारा ही बताती है, ठीक है। हर इंसान एक परिस्थिति में अलग अलग निर्णय ले सकता है, यानी हर इंसान अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग निर्णय लेता है, तो व्यवहारवादी के अंदर आता है। उदाहरण, कोई शहर में नौकरी करने चला जाता है, कोई गांव में ही रहकर खेती करता है। जगह वही होती है लेकिन सोच और निर्णय अलग अलग होते हैं, है ना। तो जगह तो वही है, काम ही करना है ना, कहोगे हाँ सर, लेकिन सोच भी अलग, निर्णय भी अलग, तो ये व्यवहारवादी में आता है। कहोगे ठीक है ना। आगे हम क्या देखने वाले हैं, मानव भूगोल के विकास की, है ना, अवस्थाएं, यानी कि कौन कौन अवस्थाएं होती हैं, है ना। मानव भूगोल यानी कि मानव विकास करता है, उसकी कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं यानी कि जरूरतें आप कह सकते हो। मानव भूगोल बहुत पुराना है लेकिन 15वीं शताब्दी के बाद इसकी जरूरत ज्यादा बढ़ गई, यानी मानव भूगोल बहुत पुराना है लेकिन मानव भूगोल की जरूरत कब पड़ी, 15वीं शताब्दी के बाद, है ना। 18वीं शताब्दी से तो बहुत ग्रो हो गया, इतना तो हमें पता है, लेकिन ये 15वीं शताब्दी से ही आ गया था लोगों के नजर में, क्या, मानव भूगोल। कहोगे ठीक है। जब यूरोप के नाविक जैसे और नई जगहों की खोज करने लगे, मतलब यूरोप के जो नाविक थे, जो नाव चलाते थे, है ना, वो जैसे जैसे नई नई जगह का खोज करने लगे तब दुनिया को जानने और समझने की जरूरत बढ़ी, यानी कि लोग इधर उधर नाव चला के चले जाते थे भाई, तो लोगों ने देखा अरे भाई बहुत बड़ा दुनिया है, तो ऐसे खोज करते चले गए, तब दुनिया को जानने और समझने की लोगों में इच्छा आई, जरूरत बढ़ गई, इसी से मानव भूगोल का विकास शुरू हुआ, यानी 15वीं शताब्दी से लोगों ने दूर दूर जाना शुरू किया और वहां से मानव भूगोल के बारे में पता लगा। कहोगे ठीक है। इसके अंदर में आता है आरंभिक उपनिवेश काल। अब हम जान लेते हैं सब खोज वोज जैसे हुआ ना, तो ईस्वी को बांट दिया अलग अलग भागों में। सबसे पहला आरंभिक, आरंभिक उपनिवेश का मतलब जैसे सबसे पहले हमने कहा कि 15वीं शताब्दी से लोगों ने, है ना, है ना, दूर दूर जाना शुरू किया, अलग अलग जगहों के बारे में जानना शुरू किया, तो वही कह रहा है कि नई नई जगहों की खोज होने लगी। कब, 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक। कहोगे ठीक है। देश, देशों के बारे में लोग जानने लगे और लोगों और संसाधनों का वर्णन होने लगा, यानी कि लोग कैसे हैं, उनके पास संसाधन क्या है, कैसे खेती करते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, क्या क्या करते हैं, उनके पास साधन क्या है, सोर्सेस क्या है, तो ये सब चीज, मतलब सिंपल भाषा में क्या है, तो साधन, देश और लोग, ये सब 15 से लेके और 17 शताब्दी तक, है ना, आने लगे आमने सामने, तो लोगों को जानकारी मिलने लगी। इस समय भूगोल की खोज होने लगी और विवरण यानी कि बताया जाने लगा, भूगोल के बारे में सब चीज पता लगने लगा। दूसरा आता है उत्तर उपनिवेश काल, जो कि 15 से 17 के बाद वाला समय था, जो 18वीं से 19वीं शताब्दी तक था। कहोगे ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों का गहराई से विस्तार यानी अध्ययन शुरू हुआ, यानी लोग पढ़ना शुरू कर दिए, जानना शुरू कर दिए अलग अलग इलाकों के बारे में, क्षेत्रों के बारे में। हर प्रदेश की खासियत बताई गई, यानी हो प्रदेश में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है, तो मतलब ऐसे ही ना फैला होगा, कोई चीज नया चीज बना तो बाबू बताओ, उसकी बड़ाई हुई, फिर दूसरा देश दूसरा राज्य सीखा उसे, फिर वो बनाया, तो कहोगे हाँ सर। तो यानी हर प्रदेश की खासियत यानी विशेषता बताई जाने लगी दूसरे, है ना, प्रदेश तक। इस समय भूगोल, है ना, प्रादेशिक विश्लेषण यानी क्षेत्र के अनुसार अध्ययन, यानी कि लोगों ने क्षेत्र के बारे में अध्ययन करना शुरू किया, और वो बिहार है, वो नेपाल है, वो बंगाल है, इस तरीके से मान लो कि लोगों ने जानना शुरू कर दिया। कब, तो कहोगे सर 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में। उसके बाद आता है 1930 का दशक, है ना, 1930 का दशक यानी अंतर युद्ध काल। ये क्या हुआ, क्षेत्रों के बीच अंतर यानी विभिन्नता को समझने पे जोर दिया गया, यानी लोग क्षेत्रों के बीच में क्या अंतर है, जैसे अलग अलग क्षेत्र हो गए, तो उन सबके बीच में क्या क्या अंतर है, लोगों ने उस पर समझने के लिए जोर दिया। यानी यह देखा गया कि एक जगह दूसरी जगह से अलग क्यों है, यानी एक जो जगह है वो दूसरी जगह से अलग क्यों है, लोग इस समय में देखने लगे 1930 के दशक में। इस समय भूगोल यानी क्षेत्रीय विभेदन, है ना, एक क्षेत्र से दूसरे से क्यों अलग हो गए, यानी इस समय भूगोल यानी कि क्षेत्रीय विभेदन होने लगा। विभेदन का मतलब बंटवारा कर सकते हो, यानी एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से क्यों अलग हुआ,
यानी क्यों अलग है, तो इन सब के बारे में हम 1930 से पढ़ना स्टार्ट किए। यही 1930, हाँ पीछे चल जाओ 100 साल तब से, है ना। और 1950 ले अगर हम 1960 का दशक देखें बाबू, ठीक है, तो स्थानों के बीच संबंध जैसे व्यापार परिवहन को समझाया गया, यानी लोग कैसे बिजनेस करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह संबंध कैसे लोगों का बना, ठीक है, इस तरीके से। तो स्थानों के बीच में संबंध हो गया, जैसे मान लो बिहार का झारखंड से संबंध, है ना, तगड़ा हो गया, मान के चलो एक तो कहोगे हाँ हाँ समझ रहे हैं, मान लो बिहार कोयला वोला लेता है ना झारखंड से, तो इस तरीके से। तो एक टिप्पणी है, बस समझना है। इस समय भूगोल स्थानांतरित संगठन, यानी कि स्थान आपस में कैसे जुड़े, है ना, तो ये चीज फैली कि 2 स्थान 3 स्थान आपस में जुड़ना स्टार्ट हो गए। 1970 का दशक में नई विचारधारा आई, है ना। कौन कौन विचारधारा? मानवतावादी 1970 में आया था, अमूलवादी 1970 में आया था, और व्यवहारवादी 1970 में आया था। अब भूगोल में मनुष्य की सोच, व्यवहार और समाज पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। अब भूगोल में मनुष्य की सोच, व्यवहार और समाज पर ध्यान दिया जाने लगा, इस तरीके से थी, ठीक है। और 1990 के बारे में बात करें तो उत्तर आधुनिकवाद आया। अब तक अब यह माना गया कि एक ही सच नहीं होता बल्कि अलग अलग होते हैं, है ना, लोग भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग समझ है ना, सही हो सकती है, यानी नजरिया अलग हो सकता है। अब भूगोल दुनिया को अलग अलग नजरियों से समझाया। अब 1990 का दशक देखेंगे बाबू, 1990 का दशक देखेंगे क्या हुआ, तो उत्तर आधुनिकवाद आया, उत्तर आधुनिकवाद आया। अब यह माना गया कि एक ही सच नहीं होता है बल्कि अलग अलग लोगों की अलग अलग नजरिया भी सही हो सकती है, यानी कि एक चीज पे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बात रखते हैं, उनका नजरिया अलग होता है तो भी सही हो सकता है भाई साहब। अब एक इंसान है, अब एक मान लो कोई मान लो काम है, तो उसमें अलग अलग लोग अपना अपना राय सलाह देंगे, और सच का सच सबका सही हो सकता है, कहोगे हाँ जी सर। अब भूगोल दुनिया को अलग अलग नजरियों से, है ना, समझता है ना, यानी भूगोल को अलग अलग नजरिए से हम समझा सकते हैं। तो ये सब चीजें थी। आई होप कि आपको चैप्टर फर्स्ट में मजा आया होगा, ये सब ऐप में आपको मिल जाएगी चीजें अच्छी तरीके से, है ना। तो बिंदास पढ़ेंगे हम लोग। कोई भी चैप्टर पढ़ना होगा तो वन शॉट में कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हंसते रहें मुस्कुराते रहें, जिए अपनी जिंदगी को मजेदार तरीके से। सो लव यू, थैंक यू वेरी मच।